जनरल पैथोलॉजी में हम सेल इंजरी में डिस्कस करेंगे इस्कीमिया। इस्कीमिया बेसिकली कैसे होता है? देखिए, ये आपकी ब्लड वेसल है, एक आर्टरी की बात कर रहे हैं हम। उस आर्टरी के अंदर एथीरोस्क्लेरोसिस हो गई है, यानी एथीरोस्क्लेरोसिस का प्लेक आ गया जिसने आपका जो आर्टरी के अंदर ब्लड फ्लो है उसको डिक्रीज कर दिया है। जब वो डिक्रीज होगा तो क्या होगा? ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, और जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाएगा, क्योंकि डिक्रीज ब्लड आ रहा है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, और इस हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया हो जाता है। और इस्कीमिया होने की वजह से जो टिश्यूज ऑर्गन्स है वो प्रॉपर उनके पास न्यूट्रॉन्स और ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही होती। सेकंड जो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, हम वेन की बात करें। अगर वेन का ओक्लूजन हो गया है, टेस्टिकुलर टॉर्जन हो गया है, जिसके अंदर वेनस की जो ड्रेनेज है वो डिक्रीज हो जाती है, नंबर 1। अगर बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो गया, उसके अंदर भी वेन की ओक्लूजन हो रही होती है, तो उसमें भी वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो जाती है। और थर्ड, अगर कोई शॉक हो रहा है, शॉक में क्या है, आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक है, सेप्टिक शॉक है, ये क्या करते हैं, इनकी वजह से जो वेनस की ड्रेनेज है वो डिक्रीज हो जाती है। और बेसिकली ब्लड सप्लाई वगैरह भी डिक्रीज हो जाएगी। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो मेन मैकेनिज्म वही है, ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचेगी, उसकी वजह से इस्कीमिया हो जाएगा, हाइपोक्सिया। अब बेसिकली तमाम मैकेनिज्म आपकी वेनस की ड्रेनेज की सप्लाई है, जो वेनस की ड्रेनेज है वो डिक्रीज कर देते हैं। अब बेसिकली इस्कीमिया उसने यही बताया हुआ है कि इसके अंदर क्या होगी, आपकी जो इनएडुकेट यानी आपकी जो ब्लड सप्लाई होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू जो बॉडी की डिमांड होगी, इसको बोलते हैं इनएडुकेट ब्लड सप्लाई टू मीट बॉडी की डिमांड, टू मीट डिमांड। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें आर्टरियल परफ्यूजन, डिक्रीज आर्टरियल परफ्यूजन होती है। वो कैसे होती है? अगर एथीरोस्क्लेरोसिस आ गया, एथीरोस्क्लेरोसिस का मैंने आपको बता दिया, वो ब्लड वेसल के अंदर प्लेग कैसे ब्लड सप्लाई को डिक्रीज कर रहा था। और सेकंड मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि वेनस ड्रेनेज कैसे डिक्रीज होती है। वेनस ड्रेनेज डिक्रीज हो रही है अगर टेस्टिकुलर टेस्टिस का टॉर्जन हो जाए, या बर्ड-चेरी सिंड्रोम हो जाए, या शॉक हो जाए। शॉक में क्या आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक आ जाता है, या आपके पास सेप्टिक शॉक आ जाता है, एग्जाम्पल है। और दूसरा हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, जिसमें वॉल्यूम कम होता है। ये तमाम चीज़ें आपकी जो वेनस ड्रेनेज है डिक्रीज कर देते हैं। अब ऐसे हम रीजन डिस्कस करेंगे जो मोस्ट वर्नरेबल, यानी बहुत जल्दी इनमें हाइपोक्सिया इस्कीमिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ऐसे रीजन्स, और उसकी वजह से इनमें इन्फ्रैक्शन हो जाता है, सब्सिक्वेंट इन्फ्रैक्शन। बात करेंगे ब्रेन की। ब्रेन की आपको पता है, ब्रेन को मेजर 3 सप्लाई आर्टरी सप्लाई कर रही होती हैं, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, उसके बाद मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, और ऑक्सीपिटल रीजन पे पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब बेसिकली ब्रेन में वाटरशेड एरियाज भी होते हैं। अब वाटरशेड एरियाज क्या होता है? ये आपकी इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है। जो वाटरशेड एरिया होते हैं, बॉर्डर जोन्स होते हैं, यानी इनकी कोई अपनी स्पेसिफिक सप्लाई नहीं होती है। या तो इसे कुछ ये इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी इनको सप्लाई कर रही होती है, कुछ मीडियल सेरेब्रल आर्टरी सप्लाई कर रही होती है। अब जैसे ही हाइपोपरफ्यूजन होती है, यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, ये आर्टरीज अपनी सप्लाई पहले अपने आप को फैसिलिटेट करेंगे, वाटरशेड एरियाज को कोई सप्लाई नहीं करेगा। इस वजह से कह रहे हैं कि जो वाटरशेड एरियाज होते हैं मोस्टली आपका इस्कीमिया इन जगह पे जाके डैमेज करता है इनको, ब्रेन में, क्योंकि इनकी कोई सप्लाई नहीं होती जब हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। तो इसमें लिखा हुआ है ब्रेन के अंदर एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी और पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी के जो बाउंड्री एरियाज हैं, जो मोस्टली वहाँ पे वाटरशेड एरियाज होते हैं, ये मोस्टली ज़्यादा डैमेज होते हैं जब इस्कीमिया हो जाए या हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। सेकंड पे हमारे पास हार्ट है, हार्ट डैमेज होता है। हार्ट की आपको पता 3 लेयर्स होती है। सबसे अंदर वाली लेयर होती है इनर मोस्ट एंडोकार्डियम, और मिडल वाली लेयर मायोकार्डियम, और सबसे जो आउटर लेयर होती है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। बेसिकली जो मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम के दरमियान जो लेयर होती है, सब एंडोकार्डियम लेयर होती है। ये मोस्टली जो सब एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है 1/3, ये मोस्टली डैमेज होती है। सबसे ज्यादा यही डैमेज होगी अगर इस्कीमिया हो जाए। मोस्टली वल्नरेबल टू हाइपोक्सियन इस्कीमिया होती है ये, टू डैमेज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ सब एंडोकार्डियम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो आपको यहाँ पे येलो लाइंस के साथ बेसिकली उसने सब एंडोकार्डियल इन्फ्रैक्शन को शो किया हुआ है, ये वाला। थर्ड पे हम किडनी की बात करें तो किडनी का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। ये आपकी कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, और ये आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। अब किडनी में जो आपका जो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, यानी स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो मेडुला का होता है, ये डैमेज होता है सबसे ज्यादा अगर इस्कीमिया हो जाए। दूसरा ये आपका थिक असेंडिंग लिम्ब मेडुला का, ये मोस्टली डैमेज होते हैं। ये आपने इसको याद रखना है ज़हन में।
तो यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर के साथ बता भी रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो यहाँ पे लिखा हुआ स्ट्रेट सेगमेंट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल जो मेडुला का और थिक असेंडिंग लिम्ब जो ऊपर जा रहा है मेडुला का, ये ज्यादा डैमेज होते हैं इस्कीमिया की वजह से किडनी के अंदर की बात करें तो लीवर का कौन सा एरिया डैमेज होता है इस्कीमिया हो जाए तो सबसे ज्यादा एरिया अराउंड द सेंट्रल वेन, जो सेंट्रल वेन के इर्द गिर्द एरिया होता है जिसे जोन 3 कहते हैं, वो डैमेज होता है। ये बेसिकली क्या आपका प्री सेंट्रल एरिया है लीवर की लोब्यूल का। उसके अलावा आपकी ये कॉलन का कौन सा हिस्सा डैमेज होता है, ये आपका कॉलन ड्रा करते हैं यानी लार्ज इंटेस्टाइन। ये आपका असेंडिंग कॉलम है, ये ट्रांसवर्स कॉलम है, और ये आपका डिसेंडिंग कॉलम है, ये आपकी सिग्मॉइड कॉलन है, और सिग्मॉइड कॉलम के आगे क्या होती है, रेक्टम होती है। अब हम फ्लेक्सर की बात करें तो ये आपका हेपेटिक फ्लेक्सर है और ये आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर है। इसमें सबसे ज्यादा डैमेज होता है आपका स्प्लीनिक फ्लेक्सर डैमेज होता है इस्कीमिया की वजह से, जिसे हम ग्रिफ्ट पॉइंट भी कहते हैं, नंबर 1 चीज। और सेकंड पे आपका जो सिग्मॉइड और रेक्टम के दरमियान होता है एरिया, रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन, ये जिसे सुडेक पॉइंट भी कहते हैं, ये सेकंड मोस्ट पे आपका कॉलन में डैमेज होता है इस्कीमिया की वजह से। अब यहाँ पे स्प्लीनिक फ्लेक्सर जैसे ग्रिफ्ट पॉइंट भी बताया और रेक्टो सिग्मॉइड जंक्शन भी बताया, सुडेक पॉइंट, ये कॉलन में डैमेज होता है। अब वाटरशेड एरियाज मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि बॉर्डर जोन एरियाज होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, इनकी जो सप्लाई होती है मोस्ट डिस्टल ब्रांचेस होती है आर्टरीज की, 2 आर्टरीज की वो सप्लाई कर रही होती हैं, और इसमें लिमिटेड कोलेटरल वेस्कुलरिटी होती है। इस चीज़ का मतलब क्या है, ये वाटरशेड है, या एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है, मीडियल सेरेब्रल आर्टरी है। कुछ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी यानी डिस्टल आर्टरीज हैं, ये उनका कुछ हिस्सा वाटरशेड एरिया को सप्लाई कर रहा है, कुछ मिडल सेरेब्रल आर्टरी का हिस्सा सप्लाई कर रहा होता है। जैसे ही हाइपोपरफ्यूजन होती है तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि अपने आप को सप्लाई करे, इसी तरह मीडियल सेरेब्रल आर्टरी की अपनी सप्लाई होती है कि पहली प्रायोरिटी होती है वो खुद सप्लाई करे। इसमें वाटरशेड एरियाज को कोई भी सप्लाई नहीं करता। इसी वजह से ये मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं टू इस्कीमिया फ्रॉम हाइपोपरफ्यूजन, या यानी ब्लड प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये मोस्टली ज्यादा यही वाले डैमेज होंगे इस्कीमिया से। अब उसने बोला है कि हाइपोपरफ्यूजन ब्लड प्रेशर, जो न्यूरॉन्स मोस्टली होते हैं हाइपोक्सिक इस्कीमी की इंसल्ट की वजह से कौन से डैमेज होते हैं, मोस्ट वल्नरेबल टू हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट न्यूरॉन सबसे ज्यादा डैमेज होते हैं आपके हाइपोक्सिक इस्कीमिक इंसल्ट से। सेकंड पे उसमें परकंजियल सेल्स, सेरिबेलम के परकंजियल सेल्स भी बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं इस्कीमिया की वजह से, हाईएस्ट यानी बहुत जल्द डैमेज हो जाते हैं। सेकंड नंबर पे उसने बताया पैरामीडियल सेल्स ऑफ हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस बेसिकली किसमें अहम रोल अदा करता है, आपका मेमोरी फंक्शन में अहम रोल अदा करता है, उसके पैरामीडियल सेल्स डैमेज होते हैं। थर्ड पे आपका न्यूरोकॉर्टेक्स लेयर है जिसके अंदर 3 और 5 लेयर है, 3, 5 और 6।